नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, किन अफवाहों से आप दूर रहें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता जॉन रैटक्लिफ अस्पताल ऑक्सफोर्ड यूके से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ में डॉक्टर सुदर्शन बल्लाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि चेयरमैन हैं मणिपाल अस्पताल के। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। कोरोना से जंग में एक नई उम्मीद अब नजर आ रही है और ये उम्मीद एक नई दवा के तौर पर सामने आई है जिसका नाम है RLF-100। इसका मरीजों पर अच्छा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में कई अस्पतालों में ये देखा गया है कि मरीजों में खास तौर पर लंग से जुड़ी दिक्कतों में फायदा हो रहा है। FDA ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस वजह से इसको अनुमति भी दे दी है। ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है उन्हें ये दी जाए। अमेरिका में दवा से 3 दिन में वेंटिलेटर पर जो मरीज थे उनमें तेज सुधार देखा गया, सिर्फ 3 दिन के अंदर। और ये जो दवा है वो कोरोना वायरस को फेफड़ों की कोशिकाओं में बढ़ने से रोकती है, यानी कि वायरस जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है उससे ये रोकती है। इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुदर्शन बल्लाल जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन हैं मणिपाल अस्पताल के। डॉक्टर बल्लाल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ये दवा एक्सपेरिमेंटल है, हम ये समझते हैं, लेकिन जो आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है ये रिजल्ट्स कैसे हैं? नमस्कार अंजलि जी और हमारे को पैनलिस्ट को थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अभी तो कोरोना बहुत स्टॉर्म क्रिएट किया है सारे दुनिया में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ है। फॉर्चुनेटली अभी नए नए दवाई, नए नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये RLF-100 और एविप्टेडिल एक वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड है। ये बहुत समय से जानकारी है इस सब्सटेंस की, इस केमिकल की। 1970 में डिस्कवर हुआ था। हम तो पर्सनली यूज नहीं किए हैं, इसलिए हम जो भी सुने हैं, जो भी पढ़े हैं उसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं। ये दवा नई है। ये यूरोप में दूसरे कारण के लिए, दूसरे डिजीज के लिए यूज किए हैं। ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग की फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और कुछ लोग जो सीवियर लंग डिजीज ARDS बोलते हैं उसके लिए भी यूज किए हैं। लेकिन इसलिए वो नए दवा नहीं है, लेकिन कोविड के लिए एक्सपेरिमेंटल रूप में है। ये ब्राजील में साइंटिस्ट पढ़े थे और देखे थे कि ये बहुत से इफेक्टिव है लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। अभी ह्यूस्टन में इसे यूज किए हैं। अभी बहुत से ट्रायल्स इसके बारे में जा रहा है। इस दवाई की खासियत ये है कि ये लंग्स की कुछ सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, इसे प्रोटेक्ट करता है ये RLF-100 मेडिसिन। ये प्रोटेक्शन करने से लंग को डैमेज नहीं होता है। उसमें बहुत से केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं जिसको हम साइटोकाइन्स बोलते हैं। आप शायद सुने हैं कोविड डेथ में साइटोकाइन स्टॉर्म की बहुत सी महत्व है। ये वो साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करेगा और लंग्स में ये सेल्स सर्फैक्टेंट बोल को केमिकल को रिलीज करते हैं। वो लंग्स को ओपन करके देखते हैं और ऑक्सीजनेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए बहुत से रीजंस है why this drug would be useful. Of course, preliminary experimental data in Houston and a few other places suggest that it is very useful. However, we need to have trials, long-term studies to see how useful it is. But it has also been shown to be useful दूसरी डिजीज में भी, जैसे हमने बताए थे यूरोप में। सो हम इसको बहुत क्लोज वॉच करेंगे। अभी तो ये इनहेलेशन फॉर्म में बहुत से यूज करते हैं, शायद इंडिया में अभी तक ये नहीं यूज किए हैं। और जब इसकी यूजफुलनेस कंफर्म हो जाता है शायद इंडिया में इसकी ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। जी, अक्सर तरीका क्या होता है किसी भी ड्रग की यूजफुलनेस को मापने का? क्योंकि जब WHO की तरफ से कोई बात कही जाती है उसके बाद दूसरे देश भी फॉलो करते हैं, तो किस तरीके से ये डेटा आगे बढ़ाया जाता है और किस तरीके से इस तरह की कोई भी एडवाइजरी जारी होती है? जो भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, सो बहुत लंबी प्रोसीजर है। लेकिन ये कोरोना नई बीमारी है और हमें टाइम नहीं है इतना वेट करने के लिए। अभी भी हमारे प्लैनेट में 20 मिलियन पीपल को अफेक्ट हुआ है और शायद 700,000 पीपल हैव डाइड।
इंडिया में 2 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड, अबाउट 40,000 प्लस पीपल हैव डाइड. सो इसलिए टाइम नहीं है, ये ट्रायल्स बहुत लंबी हो जाते हैं ये नॉर्मल तरीके से. सो जब भी ऐसे बहुत अर्जेंसी है किसी दवाई को ढूंढने में और यूज करने में, ये आइदर एक्सपेरिमेंटल हो सकता है या तो एफडीए इसको फास्ट ट्रैक करता है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है. फास्ट ट्रैक करके ये ट्रायल्स को लगा देते हैं. एफडीए ऐसे किया है, इसलिए अभी ट्रायल्स ऑनगोइंग है, कुछ ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं. शायद जल्द ही जल्द हमें ज्यादा डेटा मिलेगा इसके बारे में. उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा डेटा मिले और कुछ ऐसा डेटा मिले जिसका फायदा सारी दुनिया में मरीजों को हो सके. शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब. थैंक यू. चलिए अब दूसरी बड़ी खबर. अश्वेत एशियाई मूल यानी कि बेम जिसे कहा जाता है, ब्लैक एंड एशियन माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटीज के लोगों की ज्यादा मौतें आखिर क्यों होती हैं, ये जांचने की कोशिश की जा रही है. दरअसल देखा गया यूके में कि जो लोग मर रहे हैं उनमें ज्यादा इस मूल के लोग पाए गए हैं. ऐसे में अब इस पर अध्ययन किया जाएगा और इसके लिए 40 लाख पाउंड का फंड 6 परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है और इसमें से आधी रकम बेम हेल्थ केयर वर्कर्स के अध्ययन के लिए ही दी जाएगी. आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हर 10 हेल्थ केयर वर्कर्स जो मरे हैं यूके में, जिनका इस कोविड के दौरान जिनकी मौत हुई, उनमें से 6 लोग या तो ब्लैक थे या एशियाई मूल के थे, एथनिक माइनॉरिटीज थी. इस वजह से इस रिसर्च को अब किया जा रहा है और इसके लिए जो रिसर्च हो रही है उसमें एक इन्वेस्टिगेटर जो हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं. इसे बेम स्टडी ग्रुप कहा जा रहा है. उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें ये बताया है कि दरअसल 30,000 लोगों के ऊपर ये जांच की जाएगी. खूब पैसा खर्चा किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वजह क्या रही कि आखिर एशियाई मूल और अश्वेत लोग इस महामारी का ज्यादा शिकार हुए हैं. देखिए, ये मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी एक शोध है, एक ऐसी स्टडी है जो एथनिसिटी को देख रही है एक डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के नजरिए से. हमें ये पता है कि इंडिया में, मतलब यूके में, यूएसए में और भारतवर्ष में हर जगह डॉक्टर्स और नर्सेज बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं. तो ये स्टडी देख रही है कि हम इनको पूरे 1 साल तक फॉलो अप करेंगे. करीब 30,000 डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स को स्टडी करेंगे और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से क्या चीज है जिसके वजह से वो ज्यादा उनकी डेथ हो रही है, क्या हो भी रही है. पहली चीज तो ये है कि हमें दिस इज कोई स्टैटिस्टिकल ब्लिप है, पर हो रही है तो क्या कारण है. हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कोमॉर्बिडिटीज है, हमारे यहाँ डायबिटीज ज्यादा है, ये सब चीजें इफेक्ट करती हूँ. हो सकता है कि हमारे जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो वाइट ग्रुप से अलग हैं, हमारे सोशल बिहेवियर से वो हमें ज्यादा रिस्क पे रखते हैं. हो सकता है वो. हो सकता है कि हम जिस तरह से रिस्क के बारे में सोचते हैं, डर जो जैसे मास्क पहनने की बात हुई, अब उसके प्रति कुछ लोगों के अलग अलग विचार को सोचते हैं, यार पहन लो, नहीं पहनो, क्या फर्क पड़ता है, कहाँ वायरस है. हमारे अपने जो जिसे कहते हैं ना कल्चरल थिंकिंग है अबाउट प्रोटेक्शन, अबाउट रिस्क, वो अलग अलग हो सकती है. तो वो भी एक चीज है जो कि हम खुद सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरव्यूज के थ्रू पता करें कि आपकी परसेप्शन क्या है रिस्क की, आपके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स कैसे हैं, आप रिस्क को कैसे परसीव करते हैं. बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, पर मेरे ख्याल से ये 1 साल का वक्त है जिसमें से रिजल्ट्स बीच बीच में आएंगे. ये हमें, इट विल गाइड अस, इट विल टेल अस कि हम किस तरह से ये ऐसे वनरेबल ग्रुप को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकें. डॉक्टर साहब, पैंडेमिक से लड़ाई के बीच में ऐसी स्टडीज के लिए टाइम निकालना या फंड्स निकालना कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी सारा फोकस ज्यादातर आप देखें तो पैंडेमिक से निपटने पर ही सब लोगों का है, पैसा भी और वक्त भी. देखिए, जरूरी कोरोना वायरस में पैसा तो पानी की तरह बहाई जा रहा है और जरूरी भी है क्योंकि हर पहलू इसका स्टडी करना जरूरी है. ठीक है, वैक्सीन में पैसा खर्च होगा, किट्स में खर्च होगा, इसके रिसर्च ऑन विच ड्रग्स वर्क, इसमें खर्च होगा, पर आप हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर जो आप उनको बेहतर प्रोटेक्ट कर पाए तो दैट विल बी ऑल्सो, वो भी बहुत बड़ी एरिया है जहां पे इसकी बहुत नीड है. क्योंकि ये स्टडी हालांकि हम 1 साल के ऊपर करेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स बीच बीच में आते रहेंगे.
तो हम कुछ ऐसी चीजें हमें पता चल सकती हैं जिसके वजह से हम कह सके कि देखिए ये एशियन कम्युनिटी है, ये ब्लैक कम्युनिटी है, ये कुछ ऐसी चीजें करें जो कि इनको ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी चीज है कि मान लीजिए आपके पास डायबिटीज है, आपके पास ये 3-4 चीजें हैं, अगर जो आप एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के हैं तो आपका रिस्क शायद ज्यादा है, तो आप एक फ्रंट लाइन एरिया पे शायद ना रहें तो ज्यादा बेटर होगा कि आप जो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी हुई जहां पेशेंट्स रिसीव करते हैं वहां से आपको हटा लिया जाए। तो ये सब जो इंटेलिजेंस है जो आएगी इस स्टडी में, इट विल इम्पैक्ट जो डे टू डे लाइफ, आई होप, ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है ये जानना कि हमारा खतरा, एशियन माइनॉरिटीज़ का खतरा ऐसा क्यों ज़्यादा है, ताकि उस हिसाब से हम वो प्रिकॉशंस ले सकें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जो कि हमारे व्यूअर्स हमें भेजते हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास मौर्य जुड़ गए, जो कि निदेशक और प्रमुख हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के फोर्टिस अस्पताल में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि हमें कृष्ण ने भेजा है। मेरा नाम कृष्णा है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्लव्स पहनने का क्या फायदा होता है? डॉक्टर एक बार हाँ, क्या एक बार बोल सकते हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ग्लव्स पहनने का क्या फायदा है। कुछ लोग बाहर जाते हुए ग्लव्स पहनते हैं, तो क्या फायदा है इसका? देखिए, ग्लव्स पहनने का वैसे तो अगर मैं बात करूं तो फायदा बस यही है कि आप जा रहे हैं, इधर उधर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यही चीज है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्लव्स पहनने से अच्छा ये है कि आप अपना हैंड हाइजीन के ऊपर ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ग्लव्स पहनने के बाद भी अगर अपने फेस को हाथ लगा रहे हैं, अपने नाक और मुंह को हाथ लगा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। ग्लव्स ज्यादातर हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहनते हैं, ताकि वहां पे हम जब मरीज देख रहे हैं तो उसमें हमें फायदा होता है। बाहर जा रहे हैं तो इसमें आपको खास फायदा नहीं मिलेगा अगर आप हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, तो ग्लव्स पहनने से ज्यादा जरूरी है कि अपने हाथ साफ रखें, उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि कपिल गुप्ता पूछ रहे हैं। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम कपिल गुप्ता है दिल्ली से। मेरा आपसे एक ये सवाल है, क्या N95 मास्क पानी में धो के दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए, N95 अगर आप पानी में अगर धो लेते हैं तो वो खराब हो जाएगा, जो कि हम लोग हॉस्पिटल में जो यूज करते हैं। दूसरे आजकल जैसे जो रीयूजेबल वाले जो N95 मास्क आते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो हम पॉल्यूशन वगैरह में यूज करते थे। और कितने उसमें आपने देखा होगा उनके अंदर एक्सहेलेशन वाल्व भी होते थे, वो तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। और पानी में अगर आप जो हम नॉर्मल हॉस्पिटल में N95 मास्क यूज करते हैं वो पानी में धोया नहीं जाता है, क्योंकि वो उसके बाद खराब हो जाता है। उसको हम या तो यूवी लाइट से हम वो कर सकते हैं, जो कि आजकल जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर अगर हम उसको यूज करते भी हैं तो सनलाइट में कुछ 1-2 दिन रखने के बाद उससे यूज कर सकते हैं। लेकिन पानी में धोने के बाद तो वो ज्यादातर खराब हो जाते हैं, जो हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं। जी, तो इस बात का ख्याल रखें, और बेहतर तो यही होगा अब आप रीयूजेबल मास्क की तरफ जाएं। ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका में अब जबकि मामले इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी वापस आखिर क्यों ली। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले हम हमेशा आपको कुछ खास आंकड़े दिखाते हैं। और आज का आंकड़ा दरअसल ये है कि किस तरीके से हमारे देश में कोरोना फैल रहा है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से 7 अगस्त तक अगर आप देखें तो पहले 10 लाख मामले आए थे, यानी कि लगभग 59 दिनों का मेरे ख्याल में ये वक्त है जब कुल मामले आए थे 10 लाख। लेकिन उसके बाद के जो 10 लाख के मामले हैं उनको आने में महज 21 दिन लगे हैं। तो 17 जुलाई वो तारीख थी जिस दिन 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया था। उस दिन 24 घंटे में नए मामले अगर आप देखें तो 34,956 नए मामले थे 17 जुलाई को, और उस दिन हमने 10 लाख का आंकड़ा पार किया था। अब जब हमने 20 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है तो 24 घंटे में नए मामले 62,538 हो गए हैं। ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश में अब
कोरोना ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये हमारे लिए चिंता की बात हो गई है। इसीलिए जाते जाते हम आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि ध्यान रखें, ये गया नहीं है कहीं, अभी हमारे बीच ही है। आप अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बाहर निकलें या दफ्तर में हो तो मास्क जरूर पहनें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।